हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम केमिस्ट्री का पार्ट 4 को देखेंगे और इससे पहले मैंने 3 पार्ट जो है चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और इसी तरह बारी बारी से इसके सारे चैप्टर्स मैं फिनिश करूँगा। उसके बाद हम लोग बायोलॉजी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 है, जिसका नाम है गैसों के सामान्य गुण, यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निश्चित ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन के प्रतिलोमानुपाती होता है, यह नियम है। इसका आंसर होगा ए, यानी कि बॉयल का नियम। दूसरा है, दिए हुए ताप पर गैस की एक ही निश्चित मात्रा के लिए दाब घनत्व का मान नियत रहता है। यह निष्कर्ष किस नियम से निकलता है? इसका आंसर है बॉयल के नियम से। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब बी है, यानी कि बढ़ जाता है। स्थिर दाब पर गैस का आयतन पर परम ताप के समानुपाती होता है, यह कहलाता है तो चार्ल्स का नियम। आगे है क्वेश्चन नंबर 5, समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतनों के अणुओं की संख्या समान होती है, यह किस नियम के अनुसार है? इसका आंसर हो जाएगा अवोगाद्रो का परिकल्पना का नियम। क्वेश्चन नंबर 6 है, स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा तो तिहाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, एनटीपी पर 22 ग्राम CO2 का आयतन होगा, तो इसका आंसर है ए, यानी कि 22.4 लीटर। आगे है, गैसों के विस्करण का नियम किसने प्रतिपादन किया है? तो ग्राहम ने। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक गैस के विसरण की दर है, उसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि अनुभार के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, निश्चित ताप पर और दाब पर विभिन्न गैसों से विसरण के अपेक्षिक वेग उनके घनत्व के वर्गमूल के विपरीत अनुपात में होते हैं, यह नियम किसका है? तो ये नियम है ग्राहम का नियम। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायु से हल्की गैस क्या है? तो अमोनियम। वास्तविक गैस किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है? तो निम्न दाब एवं उच्च ताप पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, किसी कमरे के एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भाग में फैल जाती है, ऐसा किस कारण से होता है? तो विसरण के कारण। 15 है, घनत्व में अंतर रहते हुए भी गैस के पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध परस्पर घुल मिल जाने की स्वाभाविक प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सी, यानी कि गैसों का विसरण। गैसों का विसरण। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक गैस का वाष्प घनत्व 14 है, उसका अनुभार कितना होगा? तो 28। आगे है, किसी गैस का अनुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो दुगना। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, गैसों के विसरण नियम का उपयोग होता है? तो इनमें से सभी। इसका आंसर है इनमें से सभी, यानी कि समस्थानिक को अलग करने में, गैसों के वाष्प घनत्व के निर्धारण में और गैसों के मिश्रण को अलग अलग करने में। आगे है क्वेश्चन नंबर 19, CO2 के विसरण की गति हवा की अपेक्षा कम होती है, क्योंकि यह हवा से तो भारी होती है। इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि भारी होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, गैसों के विसरण हेतु आवश्यक शर्त है कि उनके बीच रासायनिक प्रतिक्रिया तो संभव ना हो। आगे है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात कितना है? तो 1:4, यानी कि। आगे 22, ताप पर दबाव की समान अवस्थाओं के विभिन्न गैसों के समान आयतन में किसकी संख्या समान होती है? तो अणुओं की संख्या समान होती है। आगे है 23, गैसीय समीकरण PV = nRT में R सूचित करता है तो एक मोल गैस को। आगे 24, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? तो फैराडे का नियम। डी आंसर है फैराडे का नियम। आगे 25, किसी गैसों को दबाने पर तो दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। दाब तथा तापमान दोनों बढ़ते हैं। आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है तो मोल की संख्या पर। सभी गैसें शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम, तो इसका आंसर हो जाएगा -273 डिग्री सेल्सियस। आगे है, परम ताप का मान होता है तो -273 डिग्री सेल्सियस। आगे है, परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्प क्या है तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। आगे है चैप्टर नंबर 9, उसका नाम है उत्प्रेरण। आगे है कैटलिस्ट, यानी कि। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, उत्प्रेरक ऐसा पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया को
के वेग को, तो इसका आंसर है ए सी, यानी कि परिवर्तित करता है। आगे है कैटलिस्ट की खोज किसने की है, यानी कि उत्प्रेरक की, तो बर्जीलियस ने। आगे है जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों की भौतिक अवस्थाएं समान होती हैं तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है, तो समांग उत्प्रेरक, समांग। आगे है 4 नंबर, जब अभिकारक और उत्प्रेरक दोनों ही की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग होती हैं तो उत्प्रेरक क्या कहलाता है, इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी ऊष्मांग उत्प्रेरक, ऊष्मांग उत्प्रेरक। आगे ऋणात्मक उत्प्रेरक निगेटिव कैटलिस्ट हुआ है जो, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, अभिक्रिया के वेग को कम करता है। अगर आपको बाहर की नॉइज़ थोड़ी बहुत आ रही होगी तो प्लीज़ इसे थोड़ा इग्नोर करेंगे। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, धनात्मक उत्प्रेरक यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट हुआ है जो, इसका आंसर है बी, यानी कि अभिक्रिया के वेग को बढ़ाता है। यदि किसी क्रिया में कोई उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करता है तो उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक। आगे है उत्प्रेरक विष यानी कि कैटलिस्ट पॉइजन होता है तो क्रिया निरोधक, क्रिया निरोधक। उत्प्रेरक विष किस प्रकार का कार्य करता है, तो बी हो जाएगा, यानी कि उत्प्रेरक सतह पर मुक्त संयोजकताओं के संयोग करके। आगे है वर्धक यानी कि प्रोमोटर कार्य क्या करता है, इसका आंसर है बी, यानी कि उत्प्रेरक की सतह अधिक असम बनाकर। क्वेश्चन नंबर 11 है जैविक उत्प्रेरक यानी कि बायो कैटलिस्ट है तो एक एंजाइम है ये। आगे है सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण की संपर्क विधि में पीट उत्प्रेरक के लिए कौन सा पदार्थ विष का कार्य करता है, इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आर्सेनिक सल्फाइड। निम्न में से किस प्रकार के तत्व उत्तम उत्प्रेरक सिद्ध होते हैं, इसका आंसर है ए, यानी कि संक्रमण तत्व। तेलों के हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है, तो Ni। शीश कक्ष में प्रक्रम में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड। आगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा पदार्थ अमोनियम की हाइपर विधि के में आयरन यानी कि Fe उत्प्रेरक के लिए निरोधक का कार्य करता है, इसका आंसर हो जाएगा CO। कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को अल्कोहल में परिवर्तित करता है, तो जाइमेज। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, जब पोटेशियम क्लोराइड को गर्म किया जाता है तब पोटेशियम क्लोराइड व ऑक्सीजन में विघटित हो जाता है। जब मैग्नीशियम डाइऑक्साइड इसमें मिलाया जाता है तो अभिक्रिया तेज हो जाती है, इसका क्या कारण है, इसका आंसर होगा डी, यानी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 19, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो प्लेटिनम चूर्ण। क्लोरीन गैस बनाने के डिकन विधि में उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है तो क्यूफ्रिक क्लोराइड। आगे 21, अमोनिया उत्पाद की हैबर विधि में उत्प्रेरक विरोधक के रूप में कार्य करता है तो इसका आंसर रहेगा मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम। इसका आंसर आगे है 22, संपर्क विधि में गंध काल्म यानी कि H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक क्या है, इसका आंसर है V2O5। आगे है किस प्रकार में वेंडियम पेंटाऑक्साइड को एक उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो स्पर्शम प्रक्रम, संस्पर्श प्रक्रम। आगे है 24, रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है बदलना यानी कि सक्रियण ऊर्जा। उत्प्रेरक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, इसका आंसर है 1 और 3, 1 और 3, यानी कि यह प्रतिक्रिया की तरफ बढ़ाता है और 3 है यह सक्रियण ऊर्जा घटाता है। आगे है चैप्टर 10 फ्यूल। तो चलिए देखते हैं इसके सारे क्वेश्चंस को। हम लोग इसी तरह से सारे इसके चैप्टर लाइन बाय लाइन देखेंगे और कुछ पार्ट और बचे हैं उसमें आपको ये फिनिश हो जाएगा। आगे है वही पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रदान करते हैं क्या कहलाते हैं, तो इसका आंसर है ईंधन। लाल तप्त कोक पर जल वाष्प प्रवाहित करने से कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन गैसों का मिश्रण प्राप्त होता है जिसे क्या कहते हैं, इसका आंसर है जल गैस। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण कोल गैस कहलाता है, तो H2CH H2, CH, CO। आगे कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं तो प्रोड्यूसर गैस। प्राकृतिक गैस में मुख्यतः रहता है मीथेन। नॉर्मल ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन का द्रवीभूत किया हुआ मिश्रण क्या कहलाता है, इसका आंसर है द्रवित पेट्रोलियम गैस।
सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैसों को गंधयुक्त बनाया जाता है? इसका आंसर है मर कैप्टेन। मर कैप्टेन। आगे है गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि मीथेन। मीथेन। आगे क्वेश्चन नंबर 9, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? इसका आंसर है ब्यूटेन। आगे है क्वेश्चन नंबर 10, वाटर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होती है? CO+H2। CO+H2। आगे है गैस एजेंसियां द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि द्रव। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? इसका आंसर है ब्यूटेन। ब्यूटेन। आगे है एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका आंसर आप सभी को पता है। आगे है सीएनजी को पारिस्थितिकी मैत्रीपूर्ण क्यों कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही कम होता है। आगे है निम्न में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का। आगे क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो हाइड्रोजन। आगे रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाता है? तो परंदोक। आगे कोयले के विभिन्न किस्मों से किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? तो एंथ्रासाइट में। भूरा कोयला यानी कि ब्राउन कोल के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है बी यानी कि लिग्नाइट। किस ईंधन के अस्फोटिरोधी गुण को क्या दर्शाती है? इसका आंसर है ऑक्टेन संख्या। आगे है 21, ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी ईंधन के 1 ग्राम की हवा अथवा ऑक्सीजन में पूर्णतः जलाने के फलस्वरूप प्राप्त होती है क्या कहलाती है? तो उसका आंसर है ऊष्मीय मान। आगे 22, एक अच्छे ईंधन के लिए आवश्यक शर्त क्या है? तो इनमें से सभी, यानी कि उसका ऊष्मीय मान उच्च होना चाहिए, उसे आसीन से दहनशील होना चाहिए, उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। आगे है दहन की क्रिया के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? तो उपयुक्त सभी, यानी कि दहनशील पदार्थ की उपस्थिति, ज्वलन ताप की प्राप्ति और दहन के पोषक पदार्थ की उपस्थिति। आगे है 24, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है उसे उस पदार्थ को क्या कहते हैं? तो ज्वलन ताप। आगे है श्वसन किस प्रकार की दहन क्रिया है? तो मंद दहन। 26 है बिना किसी बाहरी ऊष्मा के संपादित होने वाली दहन क्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर है स्वतः दहन। दहन की वह क्रिया जिसमें ऊष्मा एवं प्रकाश अल्प समय में उत्पन्न हो जाते हैं क्या कहलाती है? द्रुत दहन। द्रुत। आगे है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो इसका आंसर है सीएनजी, मीथेन और इथेन। बी का 2 यानी कि एलपीजी हो जाएगा आपका ब्यूटेन प्रोपेन। सी का 4 है इसमें, यानी कि कोल गैस हो जाएगा आपका हाइड्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड। और डी का 1 हो जाएगा जल गैस यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, अग्निशमन यंत्रों में भरा सोडियम बाइकार्बोनेट घोल किससे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा गंध कामल। क्वेश्चन नंबर 30 है सोडियम बाइकार्बोनेट को अग्निशामक के रूप में क्यों प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि आग की गर्मी प्राप्त कर यह CO2 गैस उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है? इसका आंसर है डी, यानी कि ऑक्सीजन। अग्निशमन यंत्र में बोतल में रखे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ निम्नलिखित में से किसका सांद्र विलयन रखा जाता है? इसका आंसर सोडियम बाइकार्बोनेट। साधारण अग्निशामक यंत्र में CO2 निम्नलिखित के प्रतिक्रिया से उत्पन्न होता है। कैंसर हो जाएगा सी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंधकामल। 34 है अग्निशमन में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो CO2। जलते पेट्रोल को पानी नहीं बुझा पाता क्योंकि अपने सापेक्ष कम घनत्व के कारण पेट्रोल पानी पर तैरता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन ईंधन तत्व नहीं है? इसका आंसर है हीलियम। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? नाइट्रोजन। प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्न में से सर्वोत्तम ईंधन कौन सा है? इसका आंसर है हाइड्रोजन। 39 है प्रोड्यूसर गैस इनका मिश्रण है, तो CO+N2। आगे है निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है? द्रव हाइड्रोजन तथा द्रव ऑक्सीजन। आगे है निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक गैस। इसका नाम है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। पहला क्वेश्चन देखते हैं।
तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किसने किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा डोबे रेनल्ड ने। आगे है, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया है? तो डोबे रेनल्ड ने। सेम आंसर है इसका भी, डोबे रेनल्ड ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 3, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया? इसका आंसर है न्यूलैंड्स ने। न्यूलैंड्स ने। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, यदि तत्वों को बढ़ते परमाणु भारों के क्रम में लिखा जाए तो हर 8वां तत्व अपने से पहले तत्व के समान गुणों वाला होगा। यह नियम किसका है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि न्यूलैंड्स का अष्टक नियम। क्वेश्चन नंबर 5 है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादन किया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि मेंडलीफ ने। क्वेश्चन नंबर 6 है, मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि परमाणु भार के। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया है? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मेंडलीफ ने। मेंडलीफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मोसले ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? इसका आंसर है ए, यानी कि परमाणु द्रव्यमान। क्वेश्चन नंबर 10 है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु संख्या। आवर्त सारणी के उद्ग्रह स्तंभों को क्या कहते हैं? बी, यानी कि वर्ग। आगे है, आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? ए, यानी कि आवर्त। आगे है क्वेश्चन नंबर 13, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है? 7। आगे है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक हैं? तो इसका आंसर है ए, यानी कि मोसले। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक कौन है? दिमित्री मेंडलीफ। आगे है क्वेश्चन नंबर 18, आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है? तो परमाणु संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से किस एक पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि परमाणु संख्या पर। क्वेश्चन नंबर 20 है, तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु से के आवर्त फलना होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादन किया था? तो इसका आंसर है बी, मोसले ने। 21 है, अक्रिय तत्व यानी कि इनर्ट एलिमेंट किस समूह के सदस्य हैं? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि शून्य समूह। क्वेश्चन नंबर 22 है, क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 1A में। आगे है, किस समूह में तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? तो 1B। क्वेश्चन नंबर 24 है, शून्य समूह में रखे गए तत्व किस नाम से जाने जाते हैं? इसका आंसर है निष्क्रिय तत्व। आवर्त सारणी में 2 तत्व का नाम फ्रांस के नाम पर है। इनमें से एक फ्रांसियम यानी कि फ्रांसियम, दूसरा तत्व कौन सा है? तो फर्मियम। फर्मियम। आगे है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने पोलोनियम तत्व की खोज की? इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मैरी क्यूरी। सबसे भारी धातु कौन सा है? तो ओस्मियम। आगे सबसे हल्की धातु कौन सी है? इसका आंसर हो जाएगा लिथियम। आगे है क्वेश्चन नंबर 29, सबसे हल्का तत्व कौन सा है? इसका आंसर है ए, यानी कि हाइड्रोजन। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक है? इसका आंसर है फ्लोरीन। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का मौलिक गुण है? इसका आंसर है सी, यानी कि परमाणु संख्या। पृथ्वी का पटल का 97.2% भाग कितने तत्वों से बना है? इसका आंसर है बी, यानी कि 8 तत्व। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ऑक्सीजन। संक्रमण तत्व यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट की विशेषता क्या है? इसका आंसर है ए, यानी कि अपूर्ण डी ऑर्बिटल। प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है एक निष्क्रिय गैस। 37 है, प्रत्येक आवर्त का प्रथम सदस्य होता है एक क्षार धातु। 38 है, निम्नलिखित में से किसमें शून्य इलेक्ट्रॉन सजातीयता होती है? सजातीयता होती है। इसका आंसर होगा डी, यानी कि नियॉन। तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म क्या है? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बेसिक और एसिडिक। 40 है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? तो 8 है। और आगे क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं?
क्वेश्चन देखेंगे पूरा कितने तत्व हैं, तो सी यानी कि 18। तो फ्रेंड्स हम लोग ने केमिस्ट्री के चैप्टर 11 तक हम लोगों ने फिनिश कर लिया है। तो अब इसके जो चैप्टर्स आगे के हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसके काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज भी है और उससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में आते हैं। तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो में मतलब कि लेके आऊँगा, वो सिंपल एक ही चैप्टर होगा जो चैप्टर नंबर 12 है। तो काफ़ी लंबा भी है, तो मैं इसे जल्द से जल्द लाने की कोशिश करता हूँ। तब तक आप चैनल से जुड़े हैं और जो लोग भी चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, तो प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक से शेयर करें। और एग्ज़ाम सीजन काफ़ी नज़दीक है, तो आप बस रिवीजन करते रहिए और मैथ प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।